यूपी यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953, ठीक है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953, ठीक है। 1953 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब पहली बात चकबंदी को समझना है। जोत शब्द लिख करके एक बहुत बड़ा हिंट दिया गया है, ठीक है, कि किस चीज़ की चकबंदी होनी है उस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। अगर ये बात आप नहीं समझ रहे हैं कि जोत या होल्डिंग्स का अर्थ क्या है, तो फिर कहीं ना कहीं पूरा एक्ट पढ़ जाएंगे तो कुछ समस्या रह जाएगी, ठीक है, कुछ समस्या रह जाएगी। चकबंदी कंसोलिडेशन, एक शब्द आपका चक यूज हुआ है, ठीक है, और इसका चक का बंदी करना है, ठीक है। अब बात आई ये चक क्या है, चक किसे कहते हैं, ठीक। चक अगर शब्द देखा जाए तो अवधी भाषा में यूज होता है, चक अवधी भाषा में यूज होता है और बताया जाता है कि क्या है, ठीक। हम लोग सामान्य भाषा में खेत वेत बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको आप चक को जानिए भूखंड, किसी भूखंड की बात हो रही है, ठीक है, किसी भूखंड की बात हो रही है, ठीक। और किस लिए बात हो रही है, जब भूखंड होता है तो वो बाउंड्रीज के साथ होता है, ठीक, चारों ओर मेड़ होगी और इस मेड़ के भीतर। अब बात आती है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। पहली चीज़, एक क्वेश्चन पूछा जाए इसकी आवश्यकता क्या है, चकबंदी की आवश्यकता क्या है, ठीक, प्रश्न भी बनेगा, ठीक है। इस चकबंदी की आवश्यकता क्या है, अगर ये बात पूछा जाए तो क्या निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा। चलिए आवश्यकता अभी देखते हैं। एक क्वेश्चन याद आ रहा है, ठीक है, 2 साल पहले पूछा हुआ था, ठीक, 2 साल पहले पूछा था। और मज़ेदार बात यह है, लॉ में नहीं पूछा था, जीएस में पूछा गया था, और जुडिशरी के जीएस में नहीं, ठीक है, सिविल सर्विसेज के जीएस में चकबंदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एक शब्द यूज होता है भूमि सुधार, ठीक है, ठीक, भूमि सुधार से रिलेटेड प्रश्न में एक शब्द लिखा हुआ था भूमि सुधार, ठीक है, कि भूमि का सुधार करना है और उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। अब बात आई, जब भूमि सुधार लोगों ने प्रश्न पढ़ा, ठीक है, तो भूमि सुधार में लोगों को लगा कि ऐसी भूमि, ठीक है, प्रश्न मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है तो मैं उसकी समरी बता रहा हूँ कि लोगों को क्या लगा और प्रश्न क्या पूछा हुआ था, ठीक, और आंसर क्या था। भूमि सुधार शब्द पढ़ते ही सभी बच्चों को क्या लगा, लगा कि ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो उसमें कुछ सुधार कर दिया जाए, ठीक है, उचित तरीके से उसे मैनेजमेंट में लाया जाए ताकि उसमें उत्पादन अच्छा होने लगे, ठीक है। अब बात आई, यानी कि हरित क्रांति हो जाए, कह सकते हैं, ठीक। तो क्या हरित क्रांति भूमि सुधार का ही परिणाम है? पहली हरित क्रांति हो चुकी है, दूसरी का दौर चल रहा है और इस दूसरी हरित क्रांति को, ठीक है, रेनबो रिवोल्यूशन, ठीक है, इंद्रधनुषीय क्रांति के रूप में देखा जा रहा है कि सिर्फ खाद्यान्नों का ही उत्पादन ना बढ़े और भी बहुत सी चीज़ों के उत्पादन की बात की जा रही है, ठीक है। तो तमाम लंबी चौड़ी वो तो जीएस का मैटर है। तो क्या भूमि सुधार पढ़ने के बाद हमें यही लगना चाहिए कि भूमि का इस प्रकार मैनेजमेंट कर दिया जाए, उर्वरक इस प्रकार इस्तेमाल किया जाए कि उत्पादन की मात्रा बढ़ जाए? नहीं, नहीं, इसी में चूक हो गई और सबका आंसर गलत हो गया। प्रश्न का उद्देश्य था कि भूमि सुधार का मतलब है यही तरीका मात्र नहीं है उत्पादन को बढ़ाने का, मैनेजमेंट ऑफ लैंड कुछ और भी होता है, ठीक है, भूमियों को मैनेज करना कुछ और भी होता है। तो आवश्यकता क्या है? भूमि सुधार की आवश्यकता है, ठीक है, कि सुधारा जाए। और भूमि सुधार को क्या कहा जाए? व्यवस्था सुधारी जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या सुधारा जाए? इस भूमि सुधार के लिए व्यवस्था को सुधारा जाए, व्यवस्था सुधार किया जाए,
तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये मान लीजिए ये जो खेत फिलहाल है ए का है, ठीक, ए का है। अब ए के दो पुत्र हो गए, बी और सी, ठीक है, बी और सी, ठीक। अब बी के भी पता चला, डी और ई, और सी के एफ और जी, ठीक। यानी कि तीसरी पीढ़ी आते आते ये जो ए का चक था, ठीक है, ये अब जब इस लेवल पर पहुंचा, यानी कि BC वाले लेवल पर, ठीक, और फिर जब इस लेवल पर पहुंचा तो अंतर क्या आता है, यहाँ पर 2 भाग हो गए, यहाँ पर 4 भाग हो गए, चक छोटे हो गए। इसी दौरान मान लीजिए ई ने, ई का हिस्सा ये था, डी का हिस्सा ये था, ठीक है, एफ का हिस्सा ये था, जी का हिस्सा ये था। इसी दौरान ई ने यहाँ पर चेक 1 खरीद लिया, ठीक है, एफ ने यहाँ पर चेक 1 खरीद लिया, ठीक है। इनका जो घर पड़ता है वो मान लीजिए यहाँ पर है, हाउस इनका यहाँ पर है। आप बताइए कि जब ई को अपने खेतों में बुआई आदि के लिए आना होगा, एग्रीकल्चर वर्क के लिए आना होगा, ठीक है, तो एक बार इधर आए, एक बार इधर आए, अलग अलग जगहों पर जाना पड़ रहा है। मेड़बंदी की मात्रा बढ़ गई, मेड़ें बढ़ गई, बाउंड्रीज बढ़ गई हैं चेक में, ठीक है। आपसी संघर्ष की स्थिति बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ, देखिए लोकल एक्ट है तो लोकल लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत रहेगी, इस बात पे ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। पट्टीदारी व्यवस्था सबको पता है, पट्टीदार होते हैं ना अपने एक ही ब्लड रिलेशन के लोग, ठीक है, भाई भाई पट्टीदार की कैटेगरी में आते हैं। तो भाई, चाचा, भतीजा जो एक ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं वो पट्टीदार की स्थिति में आते हैं। तो बाउंड्रीज जितनी ज़्यादा एक दूसरे से स्पर्श करेंगी, संघर्ष की संभावना उतनी ही बढ़ेगी, यानी कि वादों की बहुलता के बढ़ने की संभावना हो गई, ठीक। तो एक तो बात ये निकल करके आई यहाँ पर कि मेड़ बढ़ने से विवादों की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है, विवादों की संख्या बढ़ सकती है। एक बात ये हुई, ठीक। दूसरी बात, अगर अलग अलग स्थान पर चेक हैं तो वहाँ आने जाने में और वर्क करने में, सुरक्षा प्रबंधन आदि करने में आपके एक्सपेंसेज बढ़ते जाएंगे, खर्च बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर चेक अलग अलग दिशाओं में हों तो क्या होगा, खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, ठीक है, खर्च बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और लागत जब आपकी बढ़ जाएगी तो आय अपने आप घट जाएगी, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था भी यहाँ शामिल है। लागत जब आपकी बढ़ेगी तो आय स्वतः ही घट जाएगी, ठीक है। लागत तो इस तरह बढ़ाना चाहिए कि लागत बढ़े तो उत्पादन बढ़े, लेकिन यहाँ पर जो लागत बढ़ रही है उत्पादन को नहीं बढ़ा रही है, और उत्पादन को नहीं बढ़ा रही है तो लाभ का अंश घट जाएगा, लाभ का अंश घट जाएगा। तो भारत कैसे ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके डेवलपमेंट की कंडीशन में आएगा कैसे, ठीक है। पढ़ना है ना आप लोगों को इकोनॉमी में, ठीक है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसए का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमी का इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वही फिर डेवलपमेंट जब समझ जाएंगे तो उसको आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक लेकर के जाना पड़ेगा, उसी के एक हिस्से में यह भी आता है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म करना, भूमि का सुधार करना भी उसी अर्थव्यवस्था के एक हिस्से में आता है। यानी कि जो लोकल एक्ट्स हैं उसमें जो लैंड रेवेन्यू एक्ट हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इंडियन इकोनॉमी से। अगर आपको
यह बात नहीं समझ में आ रही है तो इकोनॉमी की बातें नहीं समझ में आएंगी, इकोनॉमी की बात समझ में आ रही है तो ये बातें आसानी से समझ में आएंगी। बंटवारा बढ़े, विवादों की संख्या बढ़ सकती है। चेक अलग अलग स्थान पर हुए, लागत बढ़ जाएगी, खर्च बढ़ जाएंगे, लाभ में घटोत्तरी हो जाएगी। ऐसे तमाम उद्देश्य होते हैं। ये दो सबसे मुख्य उद्देश्य होते हैं चेकबंदी के, लैंड रिफॉर्म करने के, भूमि में सुधार करने के। ये दो सबसे प्रमुख कारण हैं, ठीक है, कि विवादों की संख्या, मेड़ों की संख्या घटाकर विवादों की संख्या घटाई जाए, क्योंकि इससे सिविल कोर्ट पर बोझ पड़ता है, ठीक है। तो कोर्ट पर बोझा पड़ेगा तो कोर्ट का भी तो एक्सपेंडिचर ब्रॉड हो जाएगा, तो उसके भी खर्च तो बढ़ने लगेंगे। तो हमारे आपके अननेसेसरी खर्चों में सरकार की जो अननेसेसरी खर्चे बढ़ रहे हैं, लगातार सरकार को कोर्ट्स की संख्या बढ़ानी पड़ रही है, फिर भी वाद बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो वो पब्लिक वेलफेयर में वो पैसा जो लगना था वो ऐसे मामलों में लग रहा है जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे आपके ऊपर ही दुष्प्रभाव क्रिएट कर रहा है। तो उस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए एक चकबंदी का भी एक्ट बनाया गया, ठीक है, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट भी बनाया गया कि मेड़ों की संख्या को घटाया जाए, चेकों को, यानी कि एक ही व्यक्ति जिसके अलग अलग स्थान पर कई चेक हैं उनको एक जगह पर लाकर कर दिया जाए। इससे बाउंड्रीज में जो लैंड, भाई अगर औसतन देखा जाए कि 50 फीट, ठीक है, 50 फीट आपके खेत की मान लीजिए चौड़ाई है, ठीक है, और 50 फीट में 1 फीट चौड़ी अगर आपकी मेड़ है, तो आप बताइए 50 स्क्वायर फीट लैंड जहाँ पर गेहूं, धान, चावल उत्पादन होना था वो मेड़ के रूप में आ गया कि नहीं? 50 स्क्वायर फीट का इसका भी तो नुकसान है। आप देखिए एक के समय जब सिंगल चेक था, इसमें ये 4 लाइनों में अब उत्पादन नहीं होगा, ठीक है, इन मेड़ों में अब उत्पादन नहीं होगा, वो भी तो एक प्रकार का नुकसान है। यानी कि भूमि सुधार को सिंगल किसी डायमेंशन में मत देखिए, मल्टी डायमेंशनल देखिए। तब जब पूछेगा कि चकबंदी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए फिर आगे कोई बात जोड़ दे कि कोई अधिसूचना के बारे में पूछ ले या राज्य सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं अधिकारियों के बारे में पूछ ले, तब आप सही उत्तर लिखेंगे। लेकिन ये बात नहीं जान रहे हैं तो कौन सा सही उत्तर लिखेंगे? नहीं लिख पाएंगे, ठीक। तो मेड़ बढ़ने से जो विवाद बढ़ रहे थे, इसकी वजह से देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है, उसको हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, तो आय की मात्रा बढ़ जाएगी। अलग अलग जगहों पर जाने की वजह से जो खर्च बढ़ रहे थे उसको ब्लॉक कर देंगे, चकों को एक साथ ला करके, तो वो भी आपके लाभ में इंक्रीजमेंट लाएगा। तो ऐसे तमाम उद्देश्यों के साथ इन सब को, ठीक है, रोकने के लिए, रोकने या कम करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे? चकबंदी, ठीक, अर्थात एक व्यक्ति के बिखरे हुए चकों को एक साथ लाना। चकबंदी क्या है? किसी एक व्यक्ति के बिखरे हुए चकों को एक साथ ला करके एक चेक के रूप में उसके नाम से एक चेक काट दिया जाए, ठीक है, ताकि वो एक ही स्थान पर जा कर के अपने कृषि कार्य को अच्छे ढंग से पूरा कर सके, उत्पादन बढ़ सके, उसका लाभ बढ़ सके, ठीक है। मोदी जी ने कहा कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, आय दुगनी कर देंगे, तो आय दुगनी करने में ये भी एक माध्यम है, ठीक है, ये भी एक माध्यम है जो कि बहुत पहले से चल रहा है। मोदी जी तो अभी आय की बात कर रहे हैं किसानों की, ठीक। तो ये चकबंदी है, ये चकबंदी है, ठीक। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, बहुत सरल सी बात थी। को एग्रीकल्चर लैंड में नहीं मिलता है हिस्सा, उसका कारण ये दिया जाता है कि लैंड टूट जाएंगे, मतलब फ्रेगमेंट हो जाएगा इसी लॉ के कारण। तो सर ये कहाँ तक जस्टिफाइड होगा इसमें? ये तो कहाँ लिखा है? सर फीमेल को यूपी में एग्रीकल्चर लैंड में नहीं मिलता है ना हिस्सा? नहीं, 2005 का संशोधन 5(6) का क्या है? नहीं सर, बिहार में मिलता है, यूपी में नहीं मिलता है। मिलता है। समस्त प्रकार की पैतृक संपत्तियों में कन्या का भी हिस्सा है, अब इक्वल हिस्सेदारी है। नहीं सर, इसी एक्ट के कारण नहीं मिलता
इस एक्ट के कारण। यस सर, ये कौन बताया? हम आपको ढूंढ के बता देंगे। हाँ, ढूंढ के बताइएगा। ठीक, जो नया रेवेन्यू कोड आपका आ गया है और उससे पहले जो संशोधन हो गया था, तो संशोधन में क्या था? महिला वुमन एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं की पारिवारिक संपत्ति में, ठीक है, पैतृक पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई बराबर अंश के साथ। ये सुधार हो चुका है। जो आपका प्रश्न है, ये सुधार हो चुका है। ठीक, अब इसमें कहाँ पर लिखा है ढूंढ के बताइएगा। ठीक है, फिलहाल लिखा है कि नहीं? 111 में था। 111 में। चलिए, 111 तो फिर उसका चर्चा होगा, जो है, जो आपकी पुरानी संहिता थी जमींदारी उन्मूलन वाली। ठीक है, ज़रा ढूंढिएगा, देखिए मिलता है अब कि नहीं मिलता है। ठीक है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब बहुत स्पष्ट तौर पर देखिए, महिलाएं दानवीर होती हैं। ठीक है, हाँ, तो वो नहीं चाहती हैं कि मायके में कोई वाद विवाद उत्पन्न हो। ठीक है, तो वो कभी जल्दी, अभी जो ट्रेंड है, ट्रेडिशन है, जो कल्चर हमारा है, फिलहाल कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, ला की नहीं, तो हिस्सा ही नहीं मांगती हैं, हिस्सा ही नहीं मांगती हैं। ठीक, अब तो स्पष्ट संशोधन हो गया है, लेकिन अगर हिस्सेदारी की बात की जाए, हिस्सेदारी की बात की जाए, तो पहले भी हिस्से, अब इसके लिए जब हिंदू एक्ट में जाएंगे, तो हिंदू में जब आप मिताक्षरा और दायभाग दोनों पढ़ेंगे, तो मिताक्षरा विधि क्या कहती है कि पुत्रियों को मिलना चाहिए संपत्ति में हिस्सा कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए। मिताक्षरा कहती है मिलना चाहिए, और मिताक्षरा पूरे भारत में लागू थी, दायभाग बंगाल और उसके आसपास लागू था। ठीक है, दायभाग, तो मिताक्षरा कहता है मिलना चाहिए, ट्रेडिशनली मिलने की बात थी। फिर एक नया ट्रेंड बना कल्चर के अकॉर्डिंग, क्या बना कि पुत्रियां हिस्सा मांगती ही नहीं थीं, हिस्सा मांगती ही नहीं थी, तो एक ट्रेंड सा बनता चला आया। ठीक है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी थी। आप उत्तराधिकार अधिनियम में भी पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट तौर पर देखते हैं कि पुत्री की हिस्सेदारी मेंशन है। तो दो ला एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे हो जाएंगे? उत्तराधिकार अधिनियम की भी बात की जाए, चकबंदी, तो चकबंदी का उद्देश्य तो यहाँ पर ये था। ठीक है, चकबंदी का उद्देश्य यहाँ पर ये था, न कि उत्तराधिकार को डिसाइड करना। ठीक, उसके लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में स्पष्ट तौर पर पुत्रियों का हिस्सा है। संशोधन होकर के बिल्कुल क्लियर कट हो गया है। ठीक, किसी भी रेवेन्यू कोड में आप जाएंगे, कुछ भी रेवेन्यू से रिलेटेड आप पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स में कहीं पर भी पढ़ेंगे, तो पुत्रियों की हिस्सेदारी को अब कहीं भी किसी भी स्पेशल प्रोविज़न में नहीं नकारा गया है, एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, उसको ढूंढिएगा बताइएगा, उसको ढूंढिएगा बताइएगा। ठीक है, हाँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है हिस्सेदारी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, और बाकी ये बात समझ में आई, ये एक आवश्यकता किस प्रकार से थी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन है चकबंदी का कि हाँ किस तरीके से। ठीक है, दूसरी बात निकल करके आती है चकबंदी के साथ, दूसरी बात एक निकल करके आती है, ये जोत शब्द जोड़े हैं यहीं से निकल करके आती है। ठीक है, तो लिखा गया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट। ठीक, तो यहाँ बहुत स्पष्ट किया गया। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में। यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि कौन सी भूमियाँ चकबंदी के अधीन नहीं आएंगी। ठीक है, कौन सी भूमियाँ चकबंदी के अधीन नहीं आएंगी, बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा गया। बाग बगीचे जहाँ बाढ़ का पानी आता हो, ठीक है, जो जल प्लवित हो, वाटर लैग्ड हो, ऊसर कल्हर रेहाला या पान गुलाब बेला चमेली केवड़ा इन सब के उद्यान लगे हुए हों, फूल पत्ती उगाई जा रही हो, या ठीक है, जो चकबंदी संचालक है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन है, वो अनुपयुक्त उसको घोषित कर दे, ठीक है, अनसुटेबल घोषित कर दे, वो चकबंदी के अधीन नहीं आती हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरी बात लिखूंगा, यहाँ एक समरी में बता रहा हूँ कि सिंपली जानिए, बाग बगीचे जल भराव वाले या डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन द्वारा उसको अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो, ऐसी भूमियों की चकबंदी नहीं की जाएगी। तो इस बात से ही पता चलता है क्या,
ये जोत कहने का क्या मतलब है? सामान्य तौर पर, ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड के रूप में है, और एग्रीकल्चर में बागानी कृषि वाले में नहीं, परमानेंट बाग जहाँ लगे हों वैसी कृषि वाले में नहीं। जैसे हमारे यहाँ ट्रेंड है साल भर में 2 बार फसलों को लेने का और इस टाइप का, वहाँ पर चकबंदी होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ लगातार आना जाना पड़ रहा है आपको, फसल बोने के लिए, निराई के लिए, सिंचाई के लिए, कटाई के लिए, मड़ाई के लिए, हर एक बार आना जाना पड़ रहा है, उस उद्देश्य से। ठीक, दूसरा उद्देश्य, ठीक है, कि जो वाटर लैग्ड हैं या ऊसर, कल्हर, इस टाइप की ज़मीनें हैं जहां उत्पादन नहीं होता है, उन ज़मीनों को भी यहां पर जोड़ा नहीं जाएगा, चकबंदी प्रक्रिया के अधीन उसको लाया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे जो है प्लाट्स के लिए बात आ रही है जो सामान्य तौर पर खाद्यान्न आदि की कृषि करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक, तो धारा 3 के सबसेक्शन 2 को भी पढ़ने से पता चलता है। अब बात आई दूसरी तरीके से, हिंदी में जोत शब्द यानी जुताई को अगर हम दिमाग में रखें तो जुताई कहाँ होती है? बाग बगीचे में तो जुताई होने नहीं जा रही है, कभी कभार ही ज़रूरत है तो हो गई, घास वास ज़्यादा हो गई। ऊसर कल्हर में जोत कर क्या करेंगे? ठीक है, आपके हल के फल ही घुसेंगे ही नहीं, उत्पादन ही नहीं होगा, तो फालतू में तेल खर्चा करने थोड़े आप जाएंगे। ऐसी जगहों पर जहाँ जुताई उताई का काम सामान्य तौर पे नहीं हो रहा, वाटर लैग में ट्रैक्टर लेके चले गए तो वापस कैसे निकल करके आएंगे? ठीक, यही सब सोचेंगे, याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर याद होने में भी समस्या रहेगी। तो वहाँ पर क्या करने ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे? तो पता चला क्या कि ऐसी भूमियां जहां सामान्य तौर पर जुताई बुआई आदि नहीं हो रही है रेगुलर, उनको छोड़ दिया जा रहा है, चकबंदी की प्रक्रिया के अधीन नहीं लाया जा रहा है। और जहां पर सामान्य तौर पर जुताई बुआई, कटाई, मड़ाई आदि चल रही है, खाद्यान्न उत्पादन चल रहा है, उन प्लाट्स को, चक्स को ला करके चकबंदी प्रक्रिया में एकीकरण किया जाएगा, एक साथ मिलाया जाएगा, ताकि ये जो तमाम तरीके के उद्देश्य हैं, आवश्यकताएं हैं, वो पूरी हो सकें। ठीक है, ये सिंपल सी 2 बातें थीं। ठीक, एक सामान्य भाषा में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म के रूप में समझना, और कौन सी भूमियां आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं। ठीक है, जोत शब्द का, चकबंदी का अर्थ इधर समझे, जोत शब्द का क्या अर्थ लगाया जाना चाहिए उसको हमने समझा। तो इसके आधार पे ही चकबंदी अधिनियम पूरा है, ताकि लैंड रिफॉर्म को अप टू डेट किया जा सके, बेहतर व्यवस्था बनाई जा सके और लाभ की स्थिति को बढ़ाया जा सके। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत हो बताइए। ठीक, कोई दिक्कत हो बताइए। देखिए, इसमें बहुत कुछ याद भी करना, जैसे 3-2 में लिस्ट दी हुई है, याद करना है तो उसका अपना तरीका है, और उस तरीके से जो मैं बोलूँगा, ठीक है, सामान्य भाषा में, वो बात अगर आपको समझ में आ रही तो कभी भी नहीं भूलता है। लेकिन अगर आप रटने बैठ गए कि बाग बगीचा नहीं आएगा, गुलाब, बेला, केवड़ा जहाँ लगा है वो नहीं आएगा, ठीक है, ऊसर, रेहला, कल्लर, ऐसी ज़मीनें नहीं आएंगी। अब जागरफी नहीं पढ़े तो ऊसर क्या जाने, रेहला क्या जाने, ठीक है, तमाम शब्द ऐसे आएंगे, लोकल नाम हैं ये, लोकल लैंग्वेज के हिसाब से आएंगे, रटते रह जाएंगे, भूलेंगे, रटेंगे, भूलेंगे, क्या मतलब है? बात को समझिए। जुताई बुआई से आप जोड़ के याद रखिए क्या फ़र्क पड़ता है। वाटर लैग्ड में जो है जुताई बुआई नहीं हो रही है, ऊसर जो ज़मीनें हैं उनमें कोई उत्पादन नहीं होता, जुताई बुआई की आवश्यकता नहीं है, बाग एक बार लगा दिए, उसके बाद वहाँ सामान्य तौर पे अगर रास्ता भी चल रहा है तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं। अभी ये विवाद में तो यहाँ तो वहीं तक सीमित किए, चक काटने में भी व्यवहारिक प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। अभी मान लीजिए कि इस प्लाट से जो रास्ता गया है वो इधर से गया हुआ हो, ठीक, अब यहाँ से रास्ता तो गुजर रहा है, ठीक है, रास्ते से F और G तो चले जाएंगे, D क्या करेंगे, D कैसे खेती करेंगे, उनका प्लाट ऐसे खाली रहेगा। तो आपसी सामंजस्य गाँव में होता है कि किस तरीके से किया जाए कि एक क्रम से बुआई होती रहती है, सड़क के दूर के चकों में बुआई जुताई, और उसके बाद सड़क के करीब वाले चकों में बुआई जुताई, एक आपसी सामंजस्य बना हुआ होता है। ठीक है, वाद विवाद की अपवादित स्थितियों में स्थिति उत्पन्न होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो इन सब समस्याओं को भी दूर करना है। मान लीजिए कि ई का चेक खिसका करके यहाँ पर कर दिया गया, एफ का चेक खिसका करके यहाँ पर कर दिया गया, तो इतना पूरा प्लाट जी को मिल जाएगा, जो है जी का कहीं से होगा, ला करके जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो सड़क के किनारे जब पूरा प्लाट सबका हो जाएगा तो कहाँ वाद विवाद होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं व्यवहारिक तौर पे जो चकबंदी के माध्यम से पूरी की जाती हैं, तो वो बातों को भी हमको समझना है। ठीक, लिखते समय आवश्यकता पड़े तो ऐसी बातों को लिखेंगे, नंबर मिलेगा। ठीक है, नहीं तो फिर रटते रह जाएंगे। बहुत समस्या है इस एक्ट में, रटने वाले
इस एक्ट में नहीं लिख पाते हैं, और जो समझ रहे हैं सारी चीज़ सीक्वेंस से लिखते चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बेसिक मैं बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ बेसिक की ज़रूरत है। तो एक बात आपकी ये हो गई, क्लियर है। अब दूसरी बात की ओर आते हैं। अगली बेसिक बात इस एक्ट में आपको जाननी है कि इसमें प्रमुख अधिकारी और कोर्ट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। चकबंदी में प्रमुख अधिकारी एवं न्यायालय, ठीक है, ये कौन कौन से हैं, क्योंकि बार बार किन्हीं भी धाराओं को जब आप पढ़ेंगे, ठीक, यहाँ तो सिर्फ मैं नाम बता के एक बेसिक बात बताऊंगा, ठीक है। आगे जब धाराओं में ये लोग आएंगे तो कुछ समरी फिर निकल करके आएगी, तो कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो कि याद हो जाएगा, ये कन्फ्यूजन में नहीं रह जाएगा कि ये सहायक चकबंदी अधिकारी काम करेगा, चकबंदी अधिकारी काम करेगा, बंदोबस्त अधिकारी काम करेगा, कौन काम ये करेगा वो रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है। लेकिन नाम जाने रहेंगे, दिमाग में फीड रहेगा, ठीक है, आसानी से अधिकार क्षेत्र को उनको पकड़ लेंगे आप। प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन किसकी क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ ऑथराइज है, उसको बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। नहीं तो अगर क्वेश्चन वाइज सेक्शन वाइज नाम अचानक आएंगे तो सीक्वेंस कभी भी नहीं बना पाएंगे आप। तो सीक्वेंस में एक क्रम है इन प्रमुख अधिकारियों और न्यायालय का, वो क्या है उसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक। 5 हैं प्रमुख। कितने हैं? 5 हैं प्रमुख। पहला होता है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, ठीक है। अब जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर होता है इसे क्या कहा जाता है? सहायक चकबंदी अधिकारी, ठीक। और जो कोर्ट कचहरी में व्यवहारिक भाषा होती है वो एसीओ होती है, ठीक है, एसीओ कहा जाता है असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर को, ठीक। शॉर्ट फॉर्म है, कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन प्रचलन में एसीओ शब्द ज़्यादा रहता है। दूसरे स्तर पर आता है कंसोलिडेशन ऑफिसर, चकबंदी अधिकारी, सीओ। चकबंदी अधिकारी, इनको सीओ कहा जाता है, ठीक है। 2 लोग हो गए। ये नीचे से ऊपर की ओर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। तीसरे नंबर पर आता है सेटलमेंट ऑफिसर कंसोलिडेशन, ठीक है। और मजेदार बात है यहां पर कामा लगा हुआ है, ठीक। अब आंसर लिखते समय आपको लगा कि सब एक तरीके से, तो आप लिख दिए चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी, गड़बड़ हो जाएगी। आपको लिखना क्या है? सेटलमेंट ऑफिसर कॉमा कंसोलिडेशन, बंदोबस्त अधिकारी कॉमा कंसोलिडेशन। इस बात पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बंदोबस्त अधिकारी तो बहुत चीज़ों की बंदोबस्त कर सकते हैं, ये उसका बंदोबस्त अधिकारी है, किसका? चकबंदी का है, इसलिए कामा लगा करके चकबंदी इसकी पहचान है। एसओसी बोला जाता है, सभी शॉर्ट फॉर्म है, यही ज़्यादा प्रचलन में है, एसओसी बोला जाता है, ठीक। इसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, डीडीसी बोला जाता है। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक। अब डायरेक्टर शब्द यूज हो गया, डायरेक्टर शब्द यूज हो गया। चकबंदी उप निदेशक या उप संचालक कहा जाता है। चकबंदी उप निदेशक या उप संचालक, ठीक है, डीडीसी बोला जाता है, डीडीसी, ठीक है, डीडीसी साहब हो गए।
और इसके बाद होता है डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन, चकबंदी निदेशक या चकबंदी संचालक। ठीक है, इसको डीसी बोला जाता है, डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक, ये 5 तरीके के, मुख्य तौर पर ये 5 तरीके के अधिकारी कोर्ट जो भी कहिए मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये जो सहायक चकबंदी अधिकारी साहब हैं, ठीक है, एसीओ साहब हैं, ठीक, ये इनका जो काम है सामान्य तौर पर, ध्यान से सुनिएगा, सामान्य तौर पर न्यायिक नहीं है। न्यायिक कार्य का मतलब होता है किसी मामले पर निर्णय दिया जाना, पक्ष विपक्ष को सुना जाना, ठीक है, हर एक चीज़ करते हुए निर्णय दिया जाना, लेकिन सामान्य तौर पर ये काम नहीं करते हैं। ठीक, सहायक चकबंदी अधिकारी नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, जिन एरियाज में चकबंदी किया जाना है, एक तरीके से कहा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इनके पास हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स इनके पास हैं, प्रशासन और क्या क्या कैसे कैसे किया जाना है वो सारी देख रेख यही करते हैं। यानी कि इनको कह सकते हैं इनका मेन काम है देख रेख करना, ठीक है, और रिपोर्ट करना। रिपोर्ट किसको करेंगे, सीओ को करते हैं, रिपोर्ट सीओ को करते हैं। जब कोई मामला फंसता है, ठीक है, जब कोई मामला फंसता है जहां किसी बात का उचित युक्त निर्धारण करना हो, कोई हक का बात हो या कोई बात ऐसी आए युक्त निर्धारण करना हो, तब ये सारा चीज़ तैयार करके, पूरा मैटर तैयार करके फिर भेज देते हैं सीओ के पास। और फिर सीओ एक तरह से व्यवहारिक रूप में अगर कहा जाए, सीओ, ठीक है, फर्स्ट जुडिशियल, ठीक है, ऑफिसर बन जाता है चकबंदी के मामले में। निर्णय करने की क्षमता या निर्णय करने का जो ऑथराइजेशन पहले स्तर पर दिया गया है वो सीओ साहब को दिया गया है। बात समझ रहे हैं कि ये देख रेख कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कोई वाद विवाद है उसकी भी रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट सीओ साहब के पास भेज देते हैं। फिर इस रिपोर्ट पर जो निर्णय होगा वो कौन करेगा, सीओ साहब करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय होगा, डिसाइड करना होगा, वो सीओ साहब करेंगे। इसका मतलब ये है कि व्यवहारिक तौर पर अगर कहा जाए प्रैक्टिकली, तो अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन न्यायालय के रूप में प्रथम अधिकारिता दी गई है सीओ साहब को, चकबंदी अधिकारी को, और यहीं से निर्णयन का कार्य शुरू होता है। निर्णय जब ये दे देते हैं, आपको कोई समस्या है तो यहाँ पर सामान्य तौर पर क्या जारी की जो है अपील नहीं होती है, ठीक है, पहले स्टेप में अपील नहीं होती है, पुनरीक्षण होता है। तो इसका पुनरीक्षण कौन करेगा, एसओसी, ठीक है। इस निर्णय का पुनरीक्षण, यानी कि पुनरीक्षण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिवीजन किया जाएगा, ठीक है, एसओसी द्वारा। एसओसी की जो बात आती है, जो निर्णय निकल करके आता है, तो उसके लिए निगरानी दायर की जाती है, ठीक। तो निगरानी तक अभी आप लोगों को नहीं ले जाऊंगा, निगरानी तक अभी नहीं ले जाऊंगा, निगरानी दूसरे हिसाब से ले जाऊंगा। बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन इनका क्या है कि सामान्य रूप से देख रेख का काम, ठीक है, जिलों में सहायक चकबंदी अधिकारी लोग करते हैं, जहां पर अधिसूचित कर दिया जाता है, गजट कर दिया जाता है कि इस एरिया में चकबंदी की जानी है, तो रिपोर्ट तैयार करना, सारा चीज़ सिस्टम मेंटेन करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा वर्क सहायक चकबंदी अधिकारी करता है। निर्णयन का जो है प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन के रूप में सीओ साहब आगे आ जाते हैं, ठीक है, और चकबंदी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। किन्हीं मामलों में वाद विवाद होने पर चकबंदी के दौरान, ठीक है, प्राथमिक न्यायालय के रूप में प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन में सीओ साहब जजमेंट देते हैं, निर्णय करते हैं, जिसका रिवीजन किया जा सकता है एसओसी, ठीक है, बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ, ठीक है। ये एक सिंपल सा सीक्वेंस चलता है। इसके बाद कमिश्नरी का मामला आ जाता है, अदर अधिकारी जो दोनों हैं, ठीक है, ये 4th नंबर पे हैं, ये कमिश्नरी में मिलेंगे, ठीक है, डीडीसी मिलेंगे, ठीक। वहाँ पर जो है आपकी निगरानी आदि दायर हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो रही है तो निगरानी नाम से एक वाद दायर हो जाता है। तो सब प्रक्रियाएँ आगे आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मिलेंगी। बेसिक 5 अधिकारी आप जानिए, ठीक है।
ACO, CO, SOC, DDC, DC, जिसमें 2 लॉन्ग के बारे में विशेष तौर पर जानिए। ठीक है, क्या ACO साहब जो हैं ये देख रेख, बंदोबस्त, व्यवस्था करना, इनका सारा काम है चकबंदी के दौरान, और वो सारा काम करते हैं। कोई वाद विवाद उत्पन्न होने पर सारा मैटर इकट्ठा करके CO साहब के पास भेज देते हैं, CO साहब उसका निस्तारण करते हैं। इन 2 लोगों के बारे में जानिए। और साथ ही फिर सेटलमेंट ऑफिसर, ठीक है, DDC, DC, ये लोग और उच्च अधिकारी होते हैं चकबंदी में, और जगह जगह पर सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ेंगे, तमाम जगहों पर इनकी अपनी पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। ठीक, कोई दिक्कत? पांचों अधिकारी समझ रहे हैं पांचों? ठीक है, हाँ सर, ये समझ गए सर। एक और अधिकारी सर इसमें लिखा रहता है ना, जिला उप संचालक। जिला उप संचालक जो होता है, ठीक है, वो जिले का कलेक्टर होता है। ठीक है, जिले का। तो आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ड्यूटी डायरेक्टर के रूप में जो है जिला उप संचालक लिखा हुआ है। ठीक, तो ये बहुत विशेष भूमिका में यहाँ नहीं है। देखिए, कई बार आप लोगों से चर्चा हो चुकी है एक व्यवहारिक प्रक्रिया में कि DM साहब बड़े अथॉरिटी वाले होते हैं जिले के मामले में। ठीक है, तो इनको छोड़ के चला नहीं जा सकता था। जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सारी उन्हीं में निहित है। ठीक, तो इनकी भी जिम्मेदारियों को दिया गया है। लेकिन स्पेशली जब चकबंदी की बात आए कि इस प्रक्रिया के दौरान कौन विशेष रूप से अधिकारी और न्यायालय होंगे, तो ये 5 लोग आपके आते हैं। ठीक है, उनको फिलहाल हम लोग साइड में रख देते हैं। ठीक, वो अपनी भूमिका के साथ आएंगे। चकबंदी की प्रक्रिया में, चकबंदी से संबंधित वाद विवादों के मामले में 5 लोग मुख्य हैं, ACO, CO, SOC, DDC और DC। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, हाँ। तो 5 को प्राथमिकता देनी है। अदर भी चकबंदी लेखपाल भी होते हैं, तमाम लोग आ जाएंगे। ठीक, तो उनकी अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, वो जानकारी उनके पास है पहले से, बिना चकबंदी के उनके पास जो है वहाँ की कुछ ऑथराइजेशन थी, कुछ जिम्मेदारियाँ थी, तो उनके पास डाटा मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। स्थानीय बातों को वो समझ रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनको भी परिभाषित कर दिया गया है। लेकिन कामकाज चकबंदी से रिलेटेड कौन कर रहे हैं? ये 5 लोग कर रहे हैं विशेष तौर पे, इसीलिए 5 लिखे गए हैं। न चकबंदी लेखपाल लिखा गया, ठीक है, न उप संचालक जिला लिखा गया, ये सब बातें नहीं लिखी गई। ठीक है, क्लियर? अब ये 2 बातें ये 2 बातें बेसिक अगर जान लिया गया, अब हम जब क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक, अगर ये 2 बातें बेसिक ना जानते तो उसमें एक ऐसी लैंग्वेज यूज होगी जो है सेक्शंस में कि फिर पता चला कि बार बार वापस यहाँ पर आ करके कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद क्वेश्चन आंसर करने में कभी कोई समस्या नहीं होती है। वहाँ धाराओं में उपस्थित शब्दों का अर्थ आसानी से समझा जा सकता है।